Hello and welcome to the inaugural session of the Legal Aid Society's Research Dialogue Series. This is an initiative to curate open and meaningful conversations on Legal Aid Society's extensive research activities, mapping a diverse set of issues across the criminal justice system, human rights issues, and legal empowerment of marginalized communities. The theme of today's session is Understanding Sexual Harassment at the Pakistani Workplace. Based on a groundbreaking paper authored by Legal Aid Society's very own Palbasha Shahab, we will be conversing on various legal, policy, and social aspects of sexual harassment in Pakistan. In this dialogue, I'm joined by Palbasha Shahab, who is a gender, child rights, and litigation specialist at Legal Aid Society, Iman Mazari, who is a lawyer, a columnist, international law researcher, and a human rights activist, and also Suhail Akbar Waraid Saab, who is a researcher, writer, women rights activist with extensive work on violence against women in Pakistan. So thank you so much to my esteemed guests for being on this inaugural session. It's an absolute pleasure to have all of you here. So starting off with Palbasha, can you give an overview of the broader legal framework governing sexual harassment in Pakistan? And is it different for civil and criminal claims? Sure. So thank you so much for having us, Umar, and thank you, Iman and Suhail Saab, for sharing this panel with us. Sexual harassment in Pakistan can be, a complaint can be pursued in 3 forms. ठीक है? 2 criminal forms हैं और एक special law है जो है तो civil law, लेकिन उसकी जो terminology है और जो अंडरटोन्स हैं वो काफी हद तक क्रिमिनल भी हैं, ठीक है? तो एक स्पेशलाइज्ड लॉ है जो है आपका 2010 का हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट द वर्कप्लेस एक्ट, ठीक है? उसके अंडर आप जो कंप्लेन कर सकते हैं उसके 2 मैकेनिज्म्स हैं। एक, आप अपने दफ्तर में जो कमेटी बनी होगी सेक्सुअल हरासमेंट की, उसके थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं और उस कमेटी का काम है कि वो आपकी कंप्लेंट सुने और उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपना फैसला बताए और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि उस दफ्तर में बनी हो वो उस फैसले को इन्फोर्स करे। अक्सर जो दफ्तर या वर्क प्लेसेस हैं हमारे मुल्क में, उनमें ये बनी ही नहीं होती कमिटीज, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक कि ख़वातीन का ताल्लुक है, तकरीबन 70% ख़वातीन ऐसे वर्क प्लेसेस में काम करती हैं जो फॉर्मलाइज्ड ही नहीं है, तो वहाँ इन कमिटीज़ का बन जाना या ना बना ये एक सवाल उठता ही नहीं है। अच्छा, अब अगर दूसरा ऑल्टरनेटिव देखें तो वो ये है कि आप जो है ओम्बड्समैन के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की। लेकिन जब आप ओम्बड्समैन के पास जाते हैं तो आपको एम्प्लॉय रिलेशनशिप प्रूव करना पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात, आपको क्या नाम है, वर्क प्लेस को एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी प्रूव करना पड़ता है एसेंशियली, ठीक है? दोनों चीजें, जैसे कि मैंने कहा, वो 70% खवातीन नहीं कर सकती जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं, और जो नहीं भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट एजेंट्स हैं या वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से हायर्ड हैं, तो वो दोनों सूरतों में एक डायरेक्ट एम्प्लॉय रिलेशनशिप प्रूव नहीं कर सकती, तो उनके लिए वो एवेन्यू बंद हो जाता है अगर उसमें से हल निकल भी रहा हो। फिर दूसरी बात ये कि उसमें से जो प्रोसेस इटसेल्फ है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी के रीजंस की वजह से, और उनके साथ काम करते हुए सॉल्यूशंस ना निकाले जाने की वजह से हमारे पास कोई प्रेसिडेंट्स अवेलेबल नहीं है इन सारे ओम्बड्समैन्स के केसेस के। तो आप रिलायबली कंप्लेंट लेके नहीं जा सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि किस प्रेसिडेंट पर रिलाय करते हुए क्या फैसला आ सकता है आपके खिलाफ, तो आप एक इन्फॉर्म्ड कंप्लेंट नहीं लेके जा सकते। अच्छा जी, अब अगर आप क्रिमिनल एवेन्यूज पे आ जाइए, तो पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 509 जो सबसे ज़्यादा जिसका जिक्र होता है, उसके थ्रू आप एक एफआईआर कटा सकते हैं, उसके बाद एक क्रिमिनल ट्रायल परस्यू कर सकते हैं। इसमें आपको ना कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप प्रूव करना है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होना प्रूव करना है, ना किसी फॉर्मल वर्क प्लेस में होने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप एक क्रिमिनल केस परस्यू करते हैं तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो काफ़ी हाई होता है। आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है कि आपके साथ हरासमेंट हुई है।
अब सेक्सुअल हरासमेंट एक ऐसी चीज है जिसको लेजिबल कर लेना ही बहुत मुश्किल बात है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना तो फिर उससे अगला स्टेप आ जाता है। इसके अलावा जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है आपका, उसमें सेक्शन 21, 22 और 24 के तहत भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिर अगेन वही मसाइल हैं। पहली बात तो ये कि ये हरासमेंट आपकी किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू होनी चाहिए फॉर इट टू बी लेजिबल अंडर द एक्ट, ठीक है, या सोशल मीडिया या इंटरनेट या मोबाइल फोन जैसे भी। और दूसरी चीज ये कि फिर इसमें भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही प्रूव करनी पड़ेगी हरासमेंट। तो ये 3 एवेन्यूज और इनके कुछ बेसिक मसाइल हैं। No, that's very helpful. I want to prod you further before I go to other analysts. Sexual harassment actually hoti kya hai? In terms of its definition in the law, what actions and what behaviors constitute sexual harassment, and is the definition exhaustive or not? Right. So essentially, the sexual harassment definition, as it stands in the law today, and as it's been articulated under CEDAW comments or under the Equal Employment Opportunity Commission in the US, which is where the initial definition comes from, and which is the definition that most other acts and instruments have adopted, उसके 2 हिस्से हैं। पहला ये कि सेक्सुअल एडवांसेस जो कि आपके काम की कंडीशन ऑफ कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, एडवांटेजेस ऐसी बनाई जाए, ठीक है। तो क्विड प्रो क्रो, अब्यूज ऑफ पावर जब हो, उसको सेक्सुअल हरासमेंट में गिना जाएगा। आपसे सेक्सुअल फेवर मांगा जाए, जवाबन आपको कुछ मिले। दूसरी जो नस्ल है सेक्सुअल हरासमेंट की, वो है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, यानी जेंडर और सेक्स की बेसिस पे इतनी इंटेंस डिस्क्रिमिनेशन हो, या इतनी जनरल एनवायरनमेंट ही ऐसी बना दी गई हो जिसमें खवातीन या डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन से आइडेंटिफाई करने वाले लोग या एनी नॉन मेन फाइंड इट अनकंफर्टेबल टू वर्क, ठीक है, टू कैरी आउट देयर टास्क्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट में किसी भी किस्म का अब्यूज हो सकता है, वर्बल हो सकता है, आपको ये हो सकता है कि आपको सिर्फ रिपीटेटिव टास्क्स दिए जाएं, ये हो सकता है कि आपको साइडलाइन किया जाए हर दफा प्रमोशन से, वर्क रिलेटेड बेनिफिट से, या आपको सिंगल आउट करके डांटा जाए, या आपको there's a host of things that can qualify as a hostile work environment, but they have to get in the way of you performing to the best of your ability. That is the condition. Right. So Iman, coming to you, in your experience, what gaps have you observed in the procedural and substantive parts of the law itself, either be it the 2010 Act or the other instruments, in terms of dealing with sexual harassment in Pakistan? So I think let's start first from the criminal, because I think just civil under the 2010 Act and the 2012 Act as well, wo Misha Shafi ke case, but I want to talk a little bit about that on the procedural issues there and the substantive issues as well. But first, coming to the criminal, one thing that we see, which is a recurring problem, एक जो normalization हो गई है harassment की, this harassment culture that exists, that accepts कि ये चीजें routinely होती हैं। तो जब आप पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं FIR दर्ज करने के लिए 509 PPC के तहत, जिस तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं, जिस तरह के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट वो होती है, आपको वो FIR दर्ज करना, आपके लिए वो दर्ज करना इतनी मुश्किल चीज हो जाती है। सो दैट्स द फर्स्ट हर्डल। दूसरी चीज कि अगर ये दर्ज हो भी जाता है और आप फिर अदालत में जाते हैं, इसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है, जिस तरह के सवालात और किरदार कशी आपकी होती है अदालतों में, that's another major obstacle, because very few women, if any, would choose to pursue their case in the face of those sorts of in the face of that sort of a hostile environment. Then coming to the civil remedies जो 2010 Act के तहत हैं, हमने देखा है कि ओम्बड्स पर्सन का, खासकर जो पलविशा का पेपर है, आई रेकमेंड कि सब वो पेपर पढ़ें, क्योंकि उसमें उन्होंने हवाले दिए हुए हैं इस तरह के केस लॉ के जहां अजीब इंटरप्रिटेशंस की हुई हैं अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसेस के। ये एक बहुत, जैसे पलविशा ने अपने पेपर में भी कहा है, एक सब्जेक्टिव
फीलिंग होती है. सो जब तक आपके पास और ख़वातीन नहीं है इन पोजीशंस में, इन कवानीन की तशरीह करने के लिए, ये भी प्रोसीजरल इश्यूज अराइज करेंगे कि men will interpret laws not understanding women's lived experiences, not understanding the issue of harassment the way that a woman lives it in her daily life. So ये भी एक issue है. One case that actually Palvisha had mentioned, which is a very interesting one, is 2013 MLD 198 Islamabad, जिसमें उन्होंने बात की थी कि जो केस में खवातीन आई थी, उन्होंने कहा था कि जिसके खिलाफ उन्होंने केस फाइल किया था, उन्होंने एक जाहिल और बदतमीज औरत उन्हें कहा था, लेकिन दिस डिड नॉट क्लासिफाई एज सेक्सुअल हरासमेंट. अब ये भी एक बहुत ग्रे एरिया आप क्रिएट कर रहे हैं कि आप डिफाइन करेंगे कि व्हाट मेक्स अ वुमन फील अनकंफर्टेबल इन अ वर्कप्लेस. ऐसे तो बहुत से मर्द कहेंगे कि this might have been strong, this might have been a criticism, but it is not sexual harassment, right? So there are a lot of these issues with the interpretation of the law itself. Broadly speaking, ये मसाइल हैं, and then there's also other issues under the Workplace Harassment Act, जैसे पलविशा ने mention किया कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई हुई, जो इंक्वायरी कमिटीज हैं इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वो अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुए हुए. एंड ऑफ्टन व्हाट हैपेंस इज कि जब आप कंप्लेंट लेकर जाते हैं ओम्बड्स पर्सन के पास, लेट्स थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस. हर प्रोविंस के पास एक ओम्बड्स पर्सन है. How do women from a village or a city that is not close to that location of the ombudsperson travel there? How does that become accessible for them? So इस तरह के बहुत मसाइल हैं, and I think जो एक underlying problem को ये point कर रहे हैं वो ये है कि एक lack of will है इस मसले को समझने के लिए, एक lack of will है इन कवानीन को implement करने के लिए. सोहेल साहब, जब आप लॉ को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ अ प्रैक्टिशनर यू नो हु हैज वर्कड विद वुमेन इश्यूज फॉर द पास्ट 20 इयर्स और सो, आपको कैसे लगता है कि जो लॉ इटसेल्फ और जिस तरह से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है, जिस तरह ईमान ने बात की कि हरासमेंट कल्चर एक मौजूद है, उसका एक इंटरसेक्शन रेप कल्चर के साथ भी है, सो हाउ कंफर्टेबल डू यू थिंक दैट वुमेन यू नो वुड फील व्हेन द लॉ इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, जिस तरह से वो स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, तो वो how tilted is it towards one gender of the society? देखो, इसमें मैं एक दो बातें इसी से ही शुरू करूंगा, और जो पलवाशाह ने और ईमान ने बात की, एंड इसमें बुनियादी बात जो है वो पलवाशाह हैज स्पोकन एक्सटेंसिवली इन हर पेपर शी हैज रिटन कि जो वो एनवायरनमेंट और जो सोशो इकोनॉमिक वैल्यू है जिसके अंदर आप ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है. और एक लाइन मुझे बड़ी उनकी खास जिस पे तवज्जो दिलाऊंगा कि those who provide they feel responsible, ये एक सेल्फ टेकन टास्क है ना, कि जी फॉर द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. अच्छा, अब ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस काम की नहीं है, ये कंट्रोल का टूल है, ठीक है. जब ये कंट्रोलिंग टूल है, और दूसरा जो एक वर्क एनवायरनमेंट है, मैं इसको कहता हूं कि जो हमारा सोशो कल्चरल सेटअप है, देखो उसमें एक सेकंड के लिए अगर मैं ये सेक्सुअल बाइनरीज या डिफरेंट ओरिएंटेशंस के हट से जरा बात करूं, एक जनरल कल्चर यार हमारा क्या है, टू ह्यूमिलेट अदर्स, ठीक है. ह्यूमिलेशन में एक प्लेयर और एक है कि हम किसी का हाल पूछते हुए भी ऐसी बात करते हैं, टू पुट अदर पर्सन डाउन. ये जो इनग्रेन्ड एलिमेंट्स है ना, जब आप वो जिन्स के मामलात पे आते हैं, औरत मर्द या ट्रांसजेंडर पर्सन या एनी अदर ओरिएंटेशन, तो वहां पे इसकी तकसीम और शिद्दत इख्तियार कर जाती है. मुझे हमारी जो जुबानें हैं, यानी मेरी मादरी जुबान पंजाबी है, उससे बहुत वाकिफ हूँ, उर्दू से भी रीजनेबल हद तक वाकिफ हूँ, बाकी जो हमारी पाकिस्तान की कौमी जुबानें हैं, सिंधी, पश्तो, बलूची, ब्रावी या सराइकी, उससे भी सराइकी से मैं बहुत वाकिफ हूँ. आप जब औरतों के बारे में प्रोवर्ब सुनते हैं तो उनकी नौइयत क्या होती है, 4-5 बुनियादी बातें. काम अकल है ही नहीं, पंजाबी में अकल गिटिया या खुती, ठीक है. जज्बाती, फैसला नहीं कर सकते, ठीक है. उसमें एक इंफीरियर दर्जा, एंड अनफॉर्चुनेटली यहां से इस मसले की तरफ सारी बात आती है,
कि उसके जिस्म के एतबार से उसकी जो बॉडीली ऑब्जेक्टिफिकेशन पे जो सारे प्रोवर्ब्स और बातें हैं, वो शायरी से लेके, चाहे उर्दू की रोमानवी शायरी ले लें या पंजाबी का या किसी और का, ठीक है, पंजाबी में बहुत हमारी, आई एम वेरी प्राउड के हमारे लिटरेचर में बड़ी एक जबरदस्त किस्म की खवातीन जो आज के दौर में होती है, अगर आज हीर होती तो हीर मेरा ख्याल है लीडिंग फेमिनिस्ट हम उसको समझते हैं, या इसी तरह से सिंध में मारवी जो है वो हमारे लिए एक फेमिनिस्ट थे, ठीक है। अब ये सारी बातें जो इनकलकेट करती हैं आपके अंदर, आपके रवैये की तरफ, और जो मिसाल पलवा शाह ने दी थी कि वो जाहिल और बदतमीज वाली, this becomes a matter of right for certain individuals to say with great ease to a person of different biological identity, specifically women or transgender. अब मैं आपको मिसाल देता हूं, लाहौर के ombudsperson के पास एक केस था, डॉक्टर्स हैं और मिड लेवल का एक उनकी मीटिंग हो रही है, तो एक जो औरत डॉक्टर बैठी थी, उन्होंने किसी बात पे एतराज किया, तो मेल डॉक्टर्स दो ने, एक ने दूसरे से कहा कि इसकी शादी नहीं हुई ना, तो इस वजह से इसमें इतना गुस्सा है। This is an extremely derogatory remark. Do you think will it result for leave aside any enabling environment or comfort? How intimidating and hostile will it become for that woman doctor to work there? अब यहाँ पे तुमने कहा कानून से, इन मिसालों को लेके आगे चलो तो हमारा जो हैरेसमेंट का कानून है वो आया, इसको एड्रेस कर पाता है? नहीं करता। वाई? पलवा शाह ने 2 हिस्से गिनवाए उसके सेक्सुअल हैरेसमेंट के। Unfortunately, अगर पलवा शाह, you and Iman, you being practicing lawyers can correct me if you have a different interpretation, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली 2020 वाली जस्टिस अतर मनल्ला वाली जजमेंट है डेफिनेशन, ठीक है, जिसमें उन्होंने चलो टोटली एग्रीड के ये एक तरह से एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का फॉर्मेट है, ठीक, उसमें सारी चीज लिंक की जाती है कि एंड रिजल्ट क्या अचीव करना चाहता था, वो सेक्सुअल फेवर। मैं उससे एग्री नहीं करता, अगर वही तारीफ रही ना इस कानून की तो उससे कुछ नहीं। तो ये जो इंटिमिडेशन है कि ये मीन्स टू दैट रिजल्ट है, बजाते खुद हमारा कानून उसको हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं मानता, जिसकी तरफ पलवा शाह ने बहुत मिसालों से अपने पेपर में इशारा किया है कि जो इन बिल्ट हमारे रवैये और सारी चीजें हैं उनको नहीं मानता। अच्छा, अब इसका क्या किया जाए? आपने जो ईमान से भी सवाल किया था, यार मेरी नजर में, अगर मैं अपनी बड़ी सादी झटकी जुबान में बात करूं, इस कानून की अलाइनमेंट ही टेढ़ी है, इसके स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। डेफिनेशंस में तो सबको पता है कि जी वो मसाइल है कि कंप्लेनेंट की डेफिनेशन में मर्द भी है और औरत भी है। कानून का उन्वान ही कहता है हैरेसमेंट, वो हमें मजबूरियां पता है, हम मेंबरान पार्लियामेंट से भी बहुत दफा बात कर चुके हैं कि जब ये आया था तो वो किस वजह से गिव एंड टेक हुआ, वो गिव एंड टेक इस कानून को ही बेड़ा गर्क कर गया कि जी हम सेक्सुअल का लफ्ज हेडिंग में नहीं लिख सकते या हैरेसमेंट के अंदर ले आएंगे। सो बात ये है कि अगर ये गिवन डेफिनेशन में भी मैं मान लूं कि सिर्फ वो हैरेसमेंट शामिल है जो नोयत सेक्सुअल है, लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ इट्स डेफिनेशन इज वेरी लिमिटेड। नंबर जो मैंने मिसाल दी कि किसी औरत को आप ये कहें कि तेरे अंदर गुस्सा इस वजह से है कि तेरी शादी नहीं हुई, और आप सब समझ सकते हैं कि उससे क्या क्या कॉनोटेशंस हैं, ठीक है, तो वो तो बात इसमें दोष नहीं बनेगी। अब थोड़ा सा अगर 1 मिनट मुझे दो, तो मैं अपने कामों के लिए देख रहा था और देखता रहा हूं कि जब ये 509 जो आज का है, ये तो 2009 में एक्सपैंड हुआ ना, और इसमें ये वर्ड सेक्सुअल जो बिल्कुल लिमिटेड था, जिसकी हेडिंग थी आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, और इसकी ज्यादा 1 साल सजा थी। मैंने उसके पिछले मुकदमात की कुछ जमाना पहले देखे थे, 50 की दहाई के, 60 के, 70 के, और उसका एक रेलेवेंस उस वक्त का जो सोशल कॉन्टेक्स्ट था
कि हमारी सोशल कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशंस और वर्ड्स कैसे इंटरप्रेट होते हैं। तो हर तरह की मिसालें सामने आई। मसलन कराची के कुछ केसेस थे जिसमें झगड़ा ये पड़ा कि अगर एक स्ट्रेंजर मर्द जो है एक स्ट्रेंजर औरत को वो टीचर आई मीन ही हैज बीन ट्राइंग टू नो हर और फॉलोइंग हिम स्टॉकिंग हिम आई वुड से, और उसको वो कह देता है सड़क पे कि आई लव यू, तो डज इट अमाउंट टू द डेफिनेशन ऑफ 509 आउटरेजिंग वर्ड जेस्चर? तो एक दो में फैसला आया कि नहीं ये तो नहीं, लेकिन उसके करीब करीब और आ रहा है। मैं पलवा शाह आपकी नजर से शायद गुजर रहा हो, मैं एक 4 लाइनें पढ़ता हूं सुप्रीम कोर्ट 5 मेंबर बेंच का 1957 मार्च का एक डिसीजन है, और उसमें हुआ ये था कि उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि लाहौर के एक विमेन कॉलेज की तालिबात हिरन मीनार, हमारे यहाँ एक एक्सकर्शन प्लेस है नियर शेखुपुरा, लाहौर से कुछ 40 मील दूर, वहां गई। वहां पे कुछ लोगों ने उनका पीछा किया लड़कों ने, और वो जो कुछ हुआ वो आप उस केस में पढ़ सकते हैं। नीचे से एडीसी जी ने कन्विक्ट किया, रिवीजन में एक्विटल हो गया, बड़े अजीब कलमात सेशन जज ने कहे लिखे, वो इस जजमेंट में उसकी मजम्मत फिर सुप्रीम कोर्ट ने की, हाई कोर्ट ने रिवर्स किया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें की, और उसमें पलवा शाह एक सबसे जो इनकरेजिंग बात है, अपील अगेंस्ट जो इक्विटल थी वो स्टेट ने फाइल की थी, प्राइवेट कंप्लेनेंट्स ने नहीं की थी। तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, ये जस्टिस मुनीर साहब की जजमेंट है और 5 मेंबर बेंच था, इफ अ पार्टी ऑफ यंग मैन फॉलो अ ग्रुप ऑफ कॉलेज गर्ल्स हु आर हॉलिडेइंग इन अ पब्लिक प्लेस, pass indecent remarks on and make obscene gestures to them, ask one of them to sing a love song and refer to one of them as kafir, as meaning beloved, they must in the present state of society in Pakistan be held to intend to insult the modesty। भाई 1957 में अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारा जो मुआशरा अब जहां तक आ चुका है, तो इट इज अनएक्सेप्टेबल, बिकॉज वन आर्गुमेंट वाज कि जी वो शेखुपुरा छोटा शहर है, वो कोई लाहौर टाइप तो नहीं है, तो उधर के लड़कों को मर्दों को ये नहीं पता, तो वो तमीज कोट अन कोट है, ये नॉर्म्स है। तो व्हाई इन 2021 वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि हम इन अल्फाज को कंसीडर कर रहे हैं कि ये इंटिमिडेशन या हरासमेंट है या नहीं। सही। बलवशाह सोहेल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, जो सोशल रियलिटीज़ हैं उनसे कितना दूर है लॉ इन टर्म्स ऑफ, कुछ आपने इश्यूज मेंशन किए कि अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसेस, तो फिर वेलकम सेक्सुअल एडवांसेस क्या चीज़ होती, और बाकी एक जो डेफिनेशन है वो उसके अंदर जो जो चीज़ें कवर हो रही हैं, इज दैट sufficient to address all the issues of harassment that women are actually facing in Pakistan? तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? उमर, मेरे ख्याल में सबसे पहला मसला ये है कि जो सबसे बड़ी सोशल और इकोनॉमिक रियलिटी हमारे मुल्क की है वो ये है कि औरतें फॉर्मल लेबर नहीं कर रही। तो जब तक आपका कानून इनफॉर्मल वर्क प्लेसेस को किसी ना किसी तरह एक्नॉलेज और इंक्लूड नहीं करते था, तब तक आप वैसे ही ज़्यादातर ख़वातीन से बहुत फासले पर हैं। फिर दूसरी बात, जैसे आपने उठाया सवाल, अनवेलकम है तो फिर वेलकम कौन सा है? हमारे मुल्क में वेलकम सेक्सुअल एडवांस का तो तस्वुर ही नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन हमने उठा के लगा दी है, इसका तो ये मतलब है ना कि आप हर इंटरप्रेट करने वाले को ये गुंजाइश दे रहे हो। और जैसे ईमान ने भी पॉइंट आउट किया कि कितनी ज्यादा एक कल्चर ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन है, सुहेल साहब ने बात की कि कितना ज्यादा एक कल्चर ऑफ इंसल्ट है। तो वो दोनों चीजें सामने रखते हुए जब आप एक अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस को प्रूव करने जाएंगे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट या इवन इन द बर्डन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, दोनों तरह से आप का मतलब है कि अगर उसको डिस्प्रूव करना है तो पहले आपने किसी की किरदार कशी करनी है। और ना सिर्फ ये, आप क्योंकि ये गुंजाइश दे रहे हैं कि वेलकम एडवांस हो सकता है, तो वो खातून जो अभी तक मतलब सिर्फ अपनी बेसिक मोबिलिटी के लिए लड़ रही है हमारे मुल्क में, जो हमारे मुल्क की रियलिटीज हैं, जहां अनशैपरोन लड़कियों को दफ्तर तक नहीं जाने दिया जाता या कॉलेज स्कूल नहीं जाने दिया जाता, भाई
चचा फलाना ढमकाना कोई साथ जाता है, वो लड़की जब कंप्लेंट करेगी तो वो अपने ही सपोर्ट सिस्टम को नहीं एक्सेस कर पाएगी. That said, another big problem जो hostile work environment वाला हिस्सा है इस definition का, भाई हमारे यहाँ तो औरतों की तरफ हॉस्टिलिटी इतनी नॉर्मल बात है, जैसे सोहेल साहब और ईमान ने भी कहा, कि हम इसको किसी बुरी नजर से ही नहीं देख पा रहे अभी तक कि हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट शायद कोई बुरी चीज है, या अगर औरतों को खास तौर पे एक पिंक कॉलर थ्योरी है जहाँ ये भी कहा गया है कि औरतों को बार बार एक डोमेस्टिकेटेड टाइप का लेबर दिया जाता है दफ्तरों में भी, या रिपेटिटिव लेबर दिया जाता है दफ्तरों में भी. अगर आप उस तरह भी औरत को अंडरमाइन कर रहे हैं तो you are contributing towards a hostile work environment, right? But considering that even blatant hostility is not a problem as yet, ये चीजें तो रेडार पे ही नहीं आ सकती. तो जो डेफिनेशन है या जो बाकी कानून के हिस्से हैं, जैसे सोहेल साहब ने कंप्लेनेंट की डेफिनेशन की भी बात की, या जो मैकेनिज्म है कंप्लेंट का उसको परसू करने का, जो lack of an a sensitization as a condition of employment है कि बहुत टेढ़ी तरह जुमला मैंने बनाया है, कहना ये चाह रही हूँ कि when you hire someone, you need to put them through a basic sensitization and that needs to be refreshed, right? Like even if I mean अपना example दूंगी, when I went for graduate studies, I had to fill out an hour-long questionnaire after looking at a long list of resources, and only then could I enroll in my courses. So these kind of sensitizations could become a condition of employment, for example. And in the absence thereof, when we already know that sexual harassment isn't even considered a problem, of course this law is very, very far away from our social and economic realities. Right. मैं आपसे इसी हवाले से एक और सवाल पूछूंगा. आपने अपने पेपर में लिखा कि काफ़ी दफ़ा जो ऑम्बड्सपर्सन का ऑफिस है और जो कोर्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट लॉ. तो उसको अगर थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि अगर फॉर एग्जांपल somebody wants to come up and file a complaint, तो how would they understand an ombudsperson's office compared to the process of the court? How would they make sense of all of this? Right. So जहाँ तक कोर्ट का ताल्लुक है तो आप कोर्ट सिर्फ तब जाएंगे जब आप या तो क्रिमिनल मैटर परसू कर रहे होंगे या आपने ओम्बड्समैन वाला पूरा चैप्टर क्लोज कर दिया होगा, यानी आप पहले ओम्बड्समैन के पास गए हैं, फिर आप गवर्नर के पास गए हैं और फिर आप हाई कोर्ट लेके जाना चाहते हैं मामले को. ठीक है, वो भी टेक्निकली लॉ में एज सच उसकी गुंजाइश नहीं है. ठीक है, टेक्निकली मामला गवर्नर पे खत्म हो जाता है. लेकिन चलिए, these are the only two ways that you would go to court. When you go to court, the difference will be that it will be a public hearing or a public proceeding, but the advantage will be that you will have access to the precedent. ठीक है, आपको पता होगा कि ये कोर्ट जो है ये इस फैसले से बाउंड है. जब आप ओम्बड्समैन के पास जाएंगे तो आपको ज्यादा प्राइवेसी अफोर्ड होगी. ठीक है, एक पब्लिक ट्रायल नहीं होगा. आपके पास ये भी गुंजाइश है कि आप इन पर्सन प्रोसीडिंग करें, जो कि टेक्निकली आपके पास कोर्ट में भी है, in so far as you're not pursuing a criminal case. बट क्या नाम है, अगर क्रिमिनल केस है तो जाहिर है स्टेट आपके लिए प्रोसिक्यूट करेगी. लेकिन आपको फिर ये नहीं पता कि जो ओम्बड्स पर्सन है वो किस फैसले पे रिलाई करके आपका फैसला देने वाला है. तो ये एक सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन है दोनों एवेन्यूज में. ईमान, आपके एक्सपीरियंस के अंदर whatever the text of the law is, वो तो चलें ठीक है, उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है in terms of के organizations have to establish inquiry committees and display code of conducts, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक आपको लगता है होती है नहीं होती, and how familiar are these organizations with the actual law and obligation that they're supposed to abide by?
I think जब आप किसी भी दफ्तर में जाते हैं आपको ये वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि they don't even acknowledge the existence of this law because most offices, the bulk of offices have yet to constitute inquiry committees. So that is how seriously they're taking the law. One thing I want to point out here is हमने बहुत बात की है law पर, but let's also talk about some of the other laws that are used against victims of harassment, right? तो आपके पास जो क्रिमिनल और सिविल डेफेमेशन लॉज है हमने वाज़ेह तौर पे देखा है किस तरह अली जफर और मीशा शफी के केस में इतनी तेज रफ्तार से सिविल डेफेमेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, क्रिमिनल डेफेमेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जब तक हरासमेंट एलिगेशंस पर आज तक बात नहीं हुई, राइट? सो ये भी एक प्रेशर टैक्टिक है और इसमें एफआईए का जो रोल है उस पर बात करना भी जरूरी है, क्योंकि एफआईए जिस तरह की एक नॉन ट्रांसपेरेंट एजेंसी है उसका इसमें एक बहुत नेगेटिव किरदार रहा है और एक्चुअली आई वुड गो सो फार एज टू से कि द रोल ऑफ द एफआईए हैज एक्चुअली डिस्करेज्ड वुमेन फ्रॉम स्पीकिंग अप अबाउट द हरासमेंट दैट दे फेस. So this is also one thing that we need to look at, कि how is the FIA operating? How are they dealing with defamation cases? How are they dealing with women survivors of harassment and sexual assault? Because उनका track record बहुत problematic है. एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि हम बात करते हैं अगर हम statistics देखें जो ओम्बड्सपर्सन के पास केसेस आए हैं, जो फेडरल ओम्बड्सपर्सन ने अभी स्टैटिस्टिक्स रिलीज किए थे कि 2018-19 में कितने केसेस आए थे ऑफ हरासमेंट, 432 आए थे, जिसमें से there were 414 disposed of. This is a very, very small number. If you look at the population of Pakistan, if you look at the number of women I know every day who face some form of harassment in this country, this is just the tip of the iceberg. So we also need to talk about why. Why is it the case that women are not coming forward with cases of harassment? And then that points to the systemic issue that your state is rewarding harassers, your state is not enforcing laws that are meant for the protection of women. So this is another issue that we also need to talk about. Right. I have a follow-up question क्योंकि you mentioned something that I'm interested to explore. आपने बात की intimidation tactics की, pressure tactics की. So in your experience and in your opinions, what extent of the case is fought outside the courts in terms of कि जिस तरह हमने देखा कि even in जो ये जिस केस की आपने बात की कि media campaigns हो रहे हैं vilification के, उसके अलावा misrepresentation of law हो रहा है in newspapers. In terms of कि FIR ने किसी को guilty declare कर दिया है, और इस तरह की भी चीज़ें हैं कि just doing all sort of things which are not legal per se, just try to disincentivize the victim from coming forward and just take back her case. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, let's start from the beginning. जब ख़वातीन आई थी अली ज़फ़र के खिलाफ अपनी allegations लेकर, उस वक्त से ही जिन ख़वातीन और मर्द हज़रात ने सपोर्ट किया था उन लोगों को, उनके खिलाफ भी क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल किया गया था, राइट? सो ये इसका एक चिलिंग इफेक्ट होता है कि ना सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट या हरासमेंट के सर्वाइवर्स बट एनीबडी हु सपोर्ट्स देम इज आल्सो साइलेंस्ड. जो ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की बात है और विलिफिकेशन है, ये सिर्फ एक तरफ से हुई है. So let's talk about that. कि why did that happen? अगर आप अली ज़फ़र साहब की जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसे पढ़े, जो उनके डेफेमेशन केस में, उसमें वो कह रहे हैं कि ख़वातीन के साथ अगर हरासमेंट हुई है उन्हें अप्रोप्रिएट फोरम को अप्रोच करना चाहिए. मुझे अगर कोई बता सके कि अप्रोप्रिएट फोरम कौन सा है जब फोरम जिन्हें अप्रोच किया जाता है वो अपनी जुरिस्डिक्शन नहीं मानते. अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में कोई जज केस सुनना नहीं चाहता, 1 साल के बाद वो केस लगा है, अपील अलाउ हुई है, तो कहाँ जाएं ख़वातीन? बिकॉज अदालतें उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं है और ना ही वो इस चीज़ की कॉग्निसेंस लेने के लिए तैयार हैं. सो कौन से प्लेटफॉर्म्स ख़वातीन के पास अवेलेबल हैं? और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो पूरा एक कल्चर बना हुआ है टू साइलेंस, जब आप कहते हैं व्हाई डिडंट यू गो टू कोर्ट, why didn't you go to the police station? This is why, because nothing happens when you go, and this is a high profile case. What happens is कि आपके खिलाफ एक
टारगेटेड कैंपेन चलती है, जो खवातीन बोलती हैं उन्हें एक कंस्पिरेसी का हिस्सा बनाया जाता है और उन एलिगेशंस को डिस्क्रेडिट किया जाता है। रिजल्ट इसका ये होता है कि और खवातीन भी बोलने के लिए तैयार नहीं होती, और ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट, it's a deliberate attempt to make sure, and the reason why this is another important thing, why do all these men band together to defend a man who engages in such behavior? Because the bulk of them have done it too. So जब अली ज़फ़र साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में पहली उसकी अभी हियरिंग हुई थी, उसमें उनके वकील ने एक पॉइंट रेज किया जो कि बहुत डिलिबरेटली रेज किया कि देखें जी, अगर इसकी एक एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन होगी कानून की, तो फिर तो हम सब के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि फिर आवर लॉयर्स एंड देयर क्लाइंट्स आल्सो कवर्ड अंडर द वर्कप्लेस हरासमेंट एक्ट। तो वो साहब जज साहिबान को बता रहे हैं कि हम सब पर भी ये कल हो सकता है, तो जरा एहतियात करें। that's the bottom line really. No, that's really unfortunate. That's how things are playing out. सोहेल साहब, आपने पलवशा की भी हमने डिस्कशन किया कि लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में भी, ईमान ने कुछ नॉन लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात की। इन टर्म्स ऑफ जो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स है मीडिया पे या पॉपुलर जो डिस्कोर्स है सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि क्लियरली द इशू इज अ पेरेनियल वन। जिस तरह आपने भी जब नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ आप काम कर चुके हैं पहले, तो उसकी उनकी ही अपनी स्टेटिस्टिक है कि 50% ऑफ द वुमेन फेस सम सॉर्ट ऑफ हरासमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। सो क्लियरली ये एक बहुत मेजर इशू है जो इट्स नॉट लाइक ए फ्रिंज के अंदर कुछ लोगों को अफेक्ट कर रहा है। इट इज अफेक्टिंग नियरली 1 out of 2 women, if not more, if not every woman in Pakistan. सो उसको आप जनरली जो सोशल कल्चरल पॉलिटिकल डिस्कोर्स है हरासमेंट के ऊपर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अब मैं आपके सवाल का जवाब शुरू करता हूँ एक उन बातों को लिंक करते जो अभी ईमान कर रही थी ट्रायल के हवाले से, और पिछले 2 दिनों में क्या हुआ है उसमें, और जो टैक्टिक्स की बात है और उस रवैये की। आप छोड़ दे बाकी के जो NCSW के स्टैटिस्टिक्स हैं, ये उन चीजों के बारे में है जिसको हम बड़ा ब्लेटेंट किस्म का हैरेसमेंट वाला कह रहे हैं। ये क्या है कि जो हम जिस तरफ बातें कर रहे हैं कि व्हाट अमाउंट्स और क्या रिकॉग्नाइज नहीं होता, इवन बावजूद कानून के अल्फाज में गुंजाइश होने के, राइट। यानी मेरा सबसे बड़ा पहला मसला तो यह है कि आप इस नौइयत का जो मामला है उसकी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कानून में दे ही नहीं सकते। मेरा बुनियादी एतराज ये एक्सटेंसिव हो, ठीक है, क्योंकि इस तरह का कानून है ये जिसे हम कहते हैं ना सोशल सेक्टर की और सोशल लेजिस्लेशन है, और ये ठीक है हाइब्रिड स्टाइल है सिविल और क्रिमिनल का मिला के, लेकिन इसको चाहे आप जजा सजा एक प्यूनिटिव हो, मेजर हो, जुर्माना हो, कुछ हो, क्योंकि उसमें अभी तक कैद वैद की तो नहीं है, पर्सन चाहे करें या कमेटी करें। सिर्फ बलूचिस्तान का जो कानून है प्रोविंशियल लॉ जो उन्होंने हैरेसमेंट का, उन्होंने सिर्फ इतनी गुंजाइश दी है कि कमेटी जो है वो इन एडिशन टू माइनर और मेजर पेनल्टीज इंपोजिशन ऑफ दोस कैन मेक अ रिकमेंडेशन फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, ठीक है, तो उसके बाद शुरू हो सकती है। अब मैं बात आपका जवाब देता हूँ रवैया। ये ट्वीट किसी दोस्त ने शेयर किया, किसके बारे में? आप हमारे फेडरल कैपिटल में एक औरत एसपी हैं, आप उनको सोशल मीडिया के हवाले से या उनके कुछ मेयर्स हैं वो देख रहे होंगे। अच्छा, वो जो साइकिल फोर्स भी या साइकिल पे वो खुद लीड कर रहे हैं। सवाल पता क्या है, हरासमेंट या ये जो है ये चीज बर्दाश्त नहीं होती ना, वो जो मिसोजिनिस्ट कल्चर है ना कि यार मैं औरत को कमांड की पोजीशन में देखूं, पब्लिक में देखूं, वो ये कर रही हो। उसके मुतालिक एक ट्वीट किया, और मैं ट्वीट के जुबान या आखिरी लाइनों से ये अज्यूम करता हूं कि ये साहब जिन्होंने किया वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जरूर गए थे, और हो सकता है CSS के इम्तिहान भी दिया था, तो शायद उनका नंबर ना आया। The lady is a CSP, unfortunately. The problem is women should not be allowed to sit in CSS at the first place. And if it is so, then there should be certain fields reserved for female allocations. Police is not one such department. It does not suit them. So I demand from government blah blah blah. आगे अगला हिस्सा, deserving candidates, strong men like me
can't be sacrificed in the name of this abstract idea called women empowerment, please. ये सारा माइंड सेट आपको क्लियर कर देता है मेरे भाई कि जो मुआशरती है, अब यही साहब अगर किसी कमेटी पे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हरासमेंट का मामला हो, तो वो जितनी बातें पलवा शाह ने अपने पेपर में की या ईमान और मैं सोशल कॉन्टेक्स्ट की कर रहे हैं, तो उसका उसका सारा वो जितनी जो प्रेजुडिस चीजें हैं उसमें, प्रेजुडिस छोड़ के एक एक्सट्रीम एंटी विमेन चीजें हैं, वो इकट्ठी होके ही आएंगी ना, एमेलगमेट होंगी। तो पहला हिस्सा तो ये है। अब आपने ईमान बात करी थी टैक्टिक्स की। परसों हफ्ते वाले दिन मिशा शफी वाले केस में एक उनकी गवाह की शहादत रिकॉर्ड हुई, खबरें आपने टेलीविजन पे चली हैं। मैं दिन के वक्त चाहे जिस भी मुनासबत से एक राब्ते में दोस्तों की विसातत से था कि भाई पहला, क्योंकि मैंने खबरें फॉलो कर रहा था जी, उनका 11 बजे आप वापस बुलाया, ये हुआ, सुनते गए। शाम को मैं एक मेन स्ट्रीम चैनल, बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है भाई, उनकी एक खबर सुन रहा हूं। उन्होंने उन गवाह के हवाले से कहा कि उन्होंने कहा है कि मैंने ये नहीं कहा था, और फिर अपने ही चैनल का नाम लिया कि गलती से ये खबर हमारे चैनल से चल गई थी। उनके बारे में कुछ अल्फाज एट्रीब्यूट किए। वो क्या फुर्ती चाहिए थी? देखिए आप डैमेज कर चुके ना। और अगर हम साथी जो इस केस को हर लिहाज से फॉलो कर रहे हैं या हमारे दोस्त हैं उनमें एक साइड पे, और हम सपोर्टर्स हैं उनके जिस भी लेवल पे, तो हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्या किया जा रहा है। ठीक है, अब ये वाली जो इस तरह की खबरें हैं, अब उसी गवाह का यार परसों तारीख थी 24 अप्रैल, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल ना हो सका वजह अदालत का वक्त खत्म होने। अब अगली तारीख क्या दी है? 22 मई। 24 अप्रैल क्रॉस एग्जामन आधा बीच में छोड़ा, मुझे ज़ाब्ता फौजदारी निकाल के बताओ कि एक रूटीन के हालात में क्रॉस जो है वो करना जो होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस जो है वो कब कर कितने में खत्म करना होता है, उसकी तारीखें आती हैं। अब तारीख 24 अप्रैल से 22 मई। अब क्या होगा? आपने ये कहा था, ये है डिले और हॉस्टिलिटी और मड स्लिंगिंग। फिर मुझे कल ही एक साथी ने भेजी एक न्यूज चैनल की वीडियो 24 तारीख की हेयरिंग के बारे में। उसमें उन पे जो सवालात हुए वो बयान किए गए, उनके जवाबात भी बताए गए, और इख्तिताम किस चीज पे किया उस न्यूज रिपोर्ट ने कि वो गुस्से में आ गई इन सवालात पे। ठीक है, मसलन उनसे एक इंतहाई पर्सनलाइज सवाल किया गया कि अगर आप अपनी बहन के वाले से ये कह रही हैं, तो उन्होंने जब जवाब दिया कि भाई मैं उनकी जिम्मेदार नहीं हूं, अपने फैसले खुद कर सकती हैं, बालिग हैं, एब्सोल्यूट डिसीजन, करेक्ट डिसीजन, हमारा आइन भी यही कहता है। हमारा आइन तो कहता है कि हेबियस या इस तरह से हो कि इफ अ पर्सन इज एडल्ट इज सपोज्ड टू बी सेट एट लिबर्टी, यू कैन नॉट इंटरफेयर विद दैट पर्सन। अब ये वो रवैये और हैं। हम इस वक्त देखो ये ना पलवा शाह ने ना एक, पलवा शाह तुमने कौन सी डेफिनेशन फॉलो की थी पेपर लिखते हुए? तुमने जो एक्सटेंसिव पेपर लिख दिया है ना उसने हमें बहुत सारे मामलात उसने डाल दिए हैं। तो भाई जो मैं मुख्तसर अगर ये कहूं कि जो कानून है भी, पहले उसके अल्फाज के मसाइल हैं हमें शदीद किस्म के, कि वो कोहिसिवनेस उसमें से खत्म हो जाती है। मैं अपनी दो साथियों से जरा एक, ये नहीं कि मैं उनसे इख्तलाफ कर रहा हूं, और आपसे, अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग ये वेलकम वाला लफ्ज अल्फाज पीछे भी हटा दूं ना, कि जो पहले ही एक बेंचमार्क बना दिया, और जैसे पलवा शाह ने बीच में लिखा कि बाबा वो ट्रायल तो पहले ही कंप्लेनेंट का इस वजह से शुरू हो गया है ना, कि भाई तुम्हें अनवेलकम क्यों है, या वो वेलकम का बेंचमार्क क्यों है। चलो मैं टाइनी सा मार्जिन दे दूं कि हर क्रिमिनल लॉ या लॉ में एक सतह तय की जाती है, जैसे हमारे पीनल कोड में है कि इंजरी इससे ज्यादा हो तो ऑफेंस बनेगा। लेकिन यहाँ पे वो ये उस तरह की इंजरी नहीं है भाई। इस इंजरी की नोयत बहुत वास्ट है।
सोशल है, पॉलिटिकल है, साइकोलॉजिकल है, बॉडीली है, मेंटल है, इसमें बहुत सारे नुकसान आते हैं। तो आप उस तरह का अव्वल तो मैं इन साथियों से एग्री करते हुए बेंचमार्क मुकर्रर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसको मान भी ले तो उसकी जो हमारे यहाँ मुकदमात नहीं आ सकते। मैंने जो आपको ट्वीट किसी का पढ़ के सुनाया वो माइंडसेट है। अंदाज आप एक मुकदमा, इतना मशहूर मुकदमा जो अदालतों में लगा हुआ है, मैंने उसके तारीख देने के जो गैप्स हैं उससे बता दिया कि किस नोयत की इंटिमिडेशन है, साथ विलिफिकेशन कैंपेन किस तरह से है। ईमान ने बड़ा जबरदस्त इशारा किया, आप इधर एक बात की शिकायत लेके जाते हैं, वो दूसरे कानून में आप पे क्रिमिनल डेफेमेशन हो जाती है। मेरी समझ से बाहर है कि why I think we should go in a fundamental rights rate to get this question conflict resolved by the higher courts कि जनाब कभी ऐसा नहीं होता कि एक कानून जिसके तहत प्रोसीजर मुकम्मल नहीं हुआ, किसी के कन्विक्ट होने या इनोसेंट होने का फैसला नहीं आया, इल्जाम लगाया, कार्रवाई जारी है, तो उस और एक करेक्ट कानून के तहत और एक दूसरा कानून आके इल्जाम लगाने वाले पे एक और डेफेमेटरी प्रोविजन ला सकता है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वट एवर लीगल अंडरस्टैंडिंग आए हैं, ये हो नहीं सकता, लेकिन हो रहा है ना। हमारे कितने दोस्त जो है मर्द और औरतें इसमें फंसे हुए हैं, आप सब जानते हैं, आपके शहर कराची से या इस्लाम लाहौर से कितनों का है। सो ये जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, ये तमाम सोशल प्रेजुडिसेस साथ लेकर आती है। कोई ऐसा केस हो जो उन सोशल प्रेजुडिसेस और ऑब्स्ट्रक्शंस को क्रॉस कर जाए तो उसमें कोई रिलीफ है। आपको अगर याद हो पलवजा, आपने पेपर में लिखा कि विद presence of these many or perhaps 200 women in the visiting gallery of the National Assembly when the law was passed. एक सीन मुझे वो सुनने में आया, मैं मुल्क से बाहर था उस वक्त, लेकिन खबरें फॉलो कर रहा था कि आज ही हो गया। लेकिन मेरा इमीडिएट जो याददाश्त से नहीं जाता, वो टेलीविजन चैनल्स पे कुछ इंटरव्यूज थे कुछ मर्द ऑफिशियल्स के, जिसमें ब्यूरोक्रेट से लेके सब कुछ थे, जिनका पहला रिमार्क क्या था कि ये कानून पास हो गया, अब देखना ये है कि इसका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। यानी औरतें, ये पहला बात ये रिएक्शन। आप लोगों को 10-10 दफा फांसी चढ़ाने या कस्टराइज करने के कानून ले आते हैं तो उधर तो नहीं आता साथ पहला रद्द अमल। पाकिस्तान में डेथ पेनल्टी जो एक इरिवर्सिबल और अल्टीमेट पनिशमेंट है, अब मेरे या पलवा शाह या ईमान या उमर के कहने की बात तो रही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने केसेस आके कि सुप्रीम कोर्ट इक्विट कर रही है, पता चला जी बंदा तो साल पहले लटकाया जा चुका है। तो उस पे तो नहीं आता कि जी इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। तो दोस्त, ये रवैया है। कानून एक हद तक हमारी मुआवनत कर सकता है अगर बाकी जो कानून के तहत बनाए गए रवैये हैं वो साथ चलें। पलवा शाह ने फ्रेमवर्क खींचते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जिक्र किया। आपने आर्टिकल 38 का इस्तेमाल किया कि जनाब इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स। पलवा शाह, ये जो जिसको हम हैरेसमेंट कहते हैं या जो हम कंप्लेनेंट्स या औरतों के साथ जो हो रहा है, वो उनकी कैटेगरी में औरतों की उस जगह पे प्रेजेंस खत्म करना इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल में शामिल है। अप्रोच ये है, ठीक। तो ये है मामला। अब टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ एक अपनी जगह पे है, लेकिन वो सफर कर रही हैं, करेंगी till we continue to have the approach which we are discussing. सही। नहीं, थैंक यू। काफ़ी आपने डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए वैसे तो इस पे बहुत बात हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम थोड़ा सा इसको we'll move towards the latter part of this discussion. Palbusha, based on what Sohail Saab just said, I have a complex question for you, so bear with me. आपने थोड़ी सी बात की अपने पेपर के अंदर कि एक इंटरसेक्शनल नेचर भी है हरासमेंट की, सोशो इकोनॉमिक इंटरसेक्शन के ऊपर, कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं हरासमेंट के लिए कंपेयर टू अदर वुमेन। और हमारे पास जो ज़्यादातर केसेस आते हैं वो हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं। आपने कहीं जिक्र किया कि सिर्फ 11 केसेस रिपोर्ट हुए, विच इज़ अ शॉकिंगली लो नंबर। सो इसको आप, इस पूरी चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि जो एक्चुअल इंस्टेंसेस हैं हरासमेंट के, उनमें रिपोर्ट कितने कम हो रहे हैं और कितने हो रहे हैं, और इवन दोज हु आर कमिंग फॉरवर्ड, अगर इन 11 को ही देख लें,
उनमें किस तरह के इश्यूज सामने आ रहे हैं? Thank you, Umar. This is actually incredibly interesting, and I'm going to try and break it up in parts. And I'm going to begin from where Sohail Saab left off. जहाँ तक बात है दो कवानीन को एक साथ इस्तेमाल करके कंप्लेनेंट को ही पसपा कर देने वाली, वो ना सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट के कानून में होती है, वो काफ़ी डिफरेंट जो कानून ख़वातीन की पसमानदगी को दूर करने के लिए बनाए गए हैं उनमें होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस करते हैं, आपके पीछे आ जाता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस. जब आप जैसे ये गलत इस्तेमाल वाली बात है, वो गलत इस्तेमाल तो आज तक हम ये तक नहीं मान पाए कि जो नहायत अंडर रिपोर्टेड क्राइम है रेप का, उसमें भी हर बात पे गलत इस्तेमाल हो रहा होता है ना. जितनी दफा आप किसी पुलिस वाले से या किसी हायर ऑफिशियल से मिलेंगे, वो कहेंगे कि हाँ जी वैसे रिपोर्ट नहीं होता, लेकिन हाँ जी वैसे होता तो गलत ही इस्तेमाल है. तो जब आप यहीं पे आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो हरासमेंट तो अभी तक जैसे हम कह भी चुके हैं कि रेडार पे ही नहीं आई. तो जब रेप से आगे नहीं बढ़ पा रहे, जब डोमेस्टिक वायलेंस से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो हरासमेंट तो पता नहीं. आई मीन, एंड विच इज व्हाई आल्सो आई थिंक दैट an interesting way to pursue legal interventions with respect to sexual harassment would be to focus more on the preventative. आप कितने दफ्तरों में आज तक गए हैं जहां कानून के तहत जो लिखा हुआ है कि आपको एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाना है जो सेक्सुअल हरासमेंट के कानून में दिया गया है, हर दफ्तर में पब्लिकली डिस्प्लेड होना चाहिए? कितने दफ्तरों में आपने देखा? हम मतलब मैं तो आपको ये एनजीओ सेक्टर के कितने इदारे गिनवा सकती हूँ, जो ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिशनर्स के कितने इदारे गिनवा सकती हूँ, जहां जब आप ये मसला छेड़ते हैं कि भाई ये क्यों नहीं लगा हुआ, तो वो कहते हैं अरे छोड़िए क्या जरूरत है, ये तो बिला वजह पेचीदगियों में क्यों पड़ा है. तो इतनी छोटी छोटी चीजें जब तक हम नहीं करना शुरू करेंगे, जब तक हम रोज उसको सुबह दफ्तर आते हुए नहीं देखेंगे उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट को, तब तक हमें वो सेंसिटाइजेशन नहीं होगी. जहां तक इंटरसेक्शनैलिटी की बात है, तो आई थिंक ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन काफी हद तक हमें एक जनरल इंट्यूटिव अवेयरनेस ही होनी चाहिए इस बात की कि अगर कोई ऐसी खातून है जिसके घर पे एक बच्चा है, या जिसकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या वो बेवा है, या वो अपने माँ बाप का खर्चा उठा रही है, या वो अपने ही किसी और काम के लिए सेव अप कर रही है, तो वो किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट को शायद जब्त करे और बर्दाश्त करे, क्योंकि उसके पास कोई और गुंजाइश नहीं है. स्पेशली अगर उसे लग रहा है कि ऐसी नौकरी मुझे नहीं मिलेगी, या इतनी मुझे कोई, फॉर एग्जांपल इफ इट्स नॉट अ फॉर्मलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, तो उसको लग रहा है कि बगैर शनाख्ती कार्ड के मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, या क्या नाम है उसका, मैं बंगाली बोलती हूँ तो 6 लोग मुझे इस वजह से ही नहीं रखेंगे क्योंकि उनके अपने बायसेस हैं, तो इसलिए अगर मुझे यहाँ नौकरी मिल गई है, चाहे मालिक ने मेरा शनाख्ती कार्ड भी रख लिया है, मैं खामोशी से कर लूँ जो मैं कर रही हूँ. और ये सिर्फ जो वर्किंग क्लास जॉब्स के लिए भी लिमिटेड नहीं है. हो सकता है कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो, या आप एक ऐसे इदारे में हो जहाँ एक डोमिनेंट एथनिसिटी हो और आप किसी और एथनिसिटी से आते हो, या आप किसी एक डोमिनेंट सेक्ट हो और आप किसी और सेक्ट से आते हो, और आपको लगता हो कि अगर आप यहाँ पे खामोशी से काम नहीं करेंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कुछ भी है, तो आपके खिलाफ कोई नया मसला खुल जाएगा. अगर मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में कहूँ तो शायद अहमदी कम्युनिटी ये बात काफ़ी ज़्यादा फेस करती है कि अगर वो कोई भी आवाज़ उठाएगी तो बदले में 295C लग जाएगा या कोई और चीज़ हो जाएगी. तो इस तरह की काफ़ी लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ डिसएडवांटेज हैं. गुर्बत है, लैक ऑफ शनाख्ती कार्ड है, एथनिसिटी है, सेक्ट है, और डिफरेंट जगहों पे वो डिफरेंट इंटेंसिटीज के साथ पेश आती है ना. अगर आप एक मिनिमम वेज जॉब कर रहे हैं
तो शायद आप वो मिनिमम वेज मांगने के काबिल ही ना रह जाएं। आपको हर किस्म का बिहेवियर भी बर्दाश्त करना पड़े। अगर आप कोई ऊंची पेइंग नौकरी कर रहे हैं तो आपके और कोई मल्टीपल क्या नाम है उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं ना। अगर आप ठीक है आप बेहतर नौकरी भी कर रहे हैं लेकिन आप पीछे से एक ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते कि अगर आपकी नौकरी छूट जाएगी तो आपका गुजारा चल जाएगा, तो फिर आप बर्दाश्त करेंगे। तो इसीलिए प्रिवेंशन और ऐसी इन्वायरमेंट्स क्रिएट करना जहां पे एक हाई लेवल ऑफ सेंसिटाइजेशन और एक जरा सी रिजिडिटी इन कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट हो, तो वो ही शायद एक चारा है जिससे काम बन सकता है। बिकॉज रिपोर्टिंग तो नहीं हो सकती जब इतनी ज्यादा मजबूरियां हैं, इतना बड़ा अंबार है मजबूरियों का, और जब आपको ये भी नहीं पता कि जवाबन, जैसे ईमान ने कहा कि भाई वो क्यों रिपोर्ट करेंगे जब जवाब में कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे सुहेल साहब ने कहा कि इस किस किस्म की टैक्टिक्स हैं कि डेट तक का आप टाइम पे नहीं दे रहे, आपको पता है कि आपका जो कानून शहादत है या आपका जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो क्या कहता है, लेकिन आप जब एक पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं तो आप प्रिवेंशन पे ही ज्यादा फोकस कर सकते हैं। रिपोर्टिंग को तो आप उसके बाद ही इनकरेज करेंगे, वरना अभी किस मुंह से रिपोर्टिंग इनकरेज करें, उन्हें क्या हासिल हो जाएगा? यू नो, ठीक है ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट सेट होना है, लेकिन हर औरत के पास वो हिम्मत नहीं है। जिसके पास है उसको हमें बेहद सहारना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए और पूरी मेहनत के साथ कोशिश करनी चाहिए उसके केस की, लेकिन हर औरत तो नहीं अफोर्ड कर सकती ना ये काम करना। सही। No, that's very very informative. इसको डिस्कशन को इख्तिताम पे ले जाने से पहले आई वुड वांट कि हम थोड़ी सी रिफॉर्म के ऊपर भी बात करें। हम रिफॉर्म से हमारी क्या मुराद है। हमने काफ़ी सारे मसाइल की निशानदेही की कि एक तो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर इश्यूज़ हैं, डेफिनेशनल इश्यूज़ हैं। वर्क प्लेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रेडिशनली बहुत लिमिटेड तरीके से अपनाया जाता है। इवन इन द मीशा शफ़ी केस, जिसके अंदर अम्बर्ट्स पर्सन ने एक हफ्ते के अंदर जो है केस वापस कर दिया कि ये तो वर्क प्लेस है ही नहीं। सो वो कुछ इश्यूज हैं। बाकी लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जिस तरह आप लोगों ने कहा कि इंक्वायरी कमिटीज फॉर्म तब होती हैं जब कोई केस आता है, तब भी नहीं होती। और कोड ऑफ कंडक्ट डिस्प्ले नहीं किया जाता। और जो विक्टिम्स हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, उनको लीगल और नॉन लीगल टूल्स के थ्रू जो है इंटिमिडेट किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। डेफेमेशन सूट्स हो गए या नेमिंग शेमिंग हो गई। पहली अप्रोच ये होती है कि ये तो झूठ बोल रही है, इसको तो शोहरत चाहिए, या सबूत किधर है। ऑल्दो एवरीबडी नोस के सेक्सुअल हरासमेंट केसेस के अंदर प्रूफ की नौयत भी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक एनी अदर केस। तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा ईमान आपसे शुरू करते हुए कि based on whatever we know of the legal framework, the toxic culture, how do we go forward from here, and what would reform look like if there is any such thing? I think there's many reforms, but I'll talk about two. One, I think you need judicial reforms, right? And police sensitization, civil service sensitization. जैसे पलविशा ने शुरू में भी बात की कि that sensitization being a condition of your employment, a condition of your promotion. It's a regular thing that needs to happen because that's one way that mindsets in the system change, right? The other thing is कि अभी because we were talking about intersectionality and what women face from different ethnic backgrounds, etc. I want to raise one point. When we talk about harassment, perhaps the most important thing to change in society is the mindset, the prevalent social mindset. I teach in a public sector university where many girls from conservative households would come up to me and say कि हमारे साथ ये हुआ है, harassment हुई है, intimidation हो रहा है कैंपस पर, लेकिन हम इसे रेज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे खानदान हमें यूनिवर्सिटी से निकाल लेंगे। सो ये जो खानदानों के अंदर भी ज़हनियत है कि आपने अपनी बच्चियों को सपोर्ट करना है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस ने उन खवातीन, उन बच्चियों को सपोर्ट करना है, दिस इज़ अनदर इशू। बिकॉज ये मामूली सी किरदार कशी नहीं होती, इस पर लोगों को कत्ल किया जाता है इस मुल्क में। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जो माइंडसेट है सोसाइटी का, जो आपके खानदान से शुरू होता है, घर से शुरू होता है, उस चीज़ को तब्दील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी, कत्ल भी किया जाता है और सुसाइड भी। अनफॉर्चुनेटली सम पीपल आर फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड बिकॉज और कोई ऑप्शन उनके पास बाकी नहीं रहता। पलवशा, सेम क्वेश्चन फॉर यू। I think I primarily agree with Iman, and I think कुछ हद तक मैं ये बातें पहले आपके पिछले सवाल में भी कवर कर चुकी हूँ
जहाँ तक रिफॉर्म की बात है, जुडिशल रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, क्या नाम है, सेंसिटाइजेशन की भी ज़रूरत है। एक और चीज़ जो शायद बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में मैं लिख भी चुकी हूँ, वो है क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड्स। आप रिडैक्ट कर लें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन प्रेसिडेंट सेट करें जिस पे अगला बंदा बाउंड हो, और फिर इंटरप्रिटेशन डेवलप करी जा सके। क्योंकि चलिए अगर कानून जो है सो है, उसकी इंटरप्रिटेशन तो डेवलप होने दीजिए ना। जब तक आप एक से दूसरी कड़ी नहीं जोड़ेंगे, तब तक आगे कैसे बढ़ेगी बात। तीसरी चीज प्रिवेंशन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ। और चौथी चीज ये भी है कि हम ये जो वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स हैं, इनको एक नई नजर में जब तक नहीं कास्ट करेंगे, तब तक भी ये कानून इनफेक्टिव रहेगा। तो शायद ये लिंक्ड है बात कानून की इंटरप्रिटेशन बेहतर होने से, और शायद ये लिंक्ड है कानून में अमेंडमेंट की जरूरत होने से, शायद दोनों। तो इन कुछ 4 चीजों की मेरे हिसाब से भी जरूरत है। सही। सोहेल साहब। हाँ, agreeing with what the two other colleagues have said, एक जो बात है ना, अभी तक देखो 10-11 साल हो गए इस कानून को, हमारे सामने ऑम्बड्सपर्सन के फैसलों में और जो मामलात हाई कोर्ट्स में गए इंटरप्रिटेशन के हवाले से या रिटों में, तो वो उनसे कुछ बातें जो क्लैरिफाई हो चुकी हैं। तो क्योंकि अभी सिंध का कानून अभी ड्राफ्ट है, तो वहां पे उनको इनकॉर्पोरेट आसानी से किया जा सकता है। एक हिस्सा मसलन क्लैरिटी हो गई कि सूबाई ऑम्बड्सपर्सन की जुरिस्डिक्शन कब है और वफाकी की कब है। ठीक है। अच्छा, एक दो कंटेंशियस इश्यूज हुए जो पलवा शाह ने कुछ सिंध के ऑम्बड्सपर्सन की मिसालों से दिया, ये टीचर स्टूडेंट वाला, या वो लगता है या नहीं लगता। ठीक है। और अगर नहीं भी लगता और हम फील करते हैं, तो वो डेफिनेशंस में वो मामलात जो गलतियां अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन में पॉइंट आउट हो चुकी हैं, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए। एक एस्पेक्ट तो इसका यह है, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। जो भी आप चाहे स्कोप आपने जितना भी रखना है, स्कोप पे एग्री कर ले, क्योंकि मैं इस बात का भी कायल हूं, ये एक बड़ा स्पेशल लॉ था विद अ स्पेसिफिक पर्पस, एंड इट सेज कि दिस इज इन एडिशन टू अदर लॉज, राइट। तो बाकी कवानीन हैं, बहुत सारे मामलात, हर तंजीम या सरकारी गैर सरकारी का जो जनरल कोड ऑफ कंडक्ट या डिसिप्लिन या सिविल सर्वेंट्स का अगर सरकारी है तो उनका एक कानून है और कोड ऑफ कंडक्ट है। जो मामलात उधर डील हो सकते हैं वो वहां पे भी किए जाएं, सारी चीजें इधर नहीं होंगी। ठीक। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज के एनेबलिंग ऑल अदर प्रोसीजर्स बी आल्सो पुट इन एक्शन, कि जब तमाम मामला साथ साथ चल रहे होंगे कि भाई ये बात इधर पड़ती है इधर आ जाए, इधर पड़ती है इधर आ जाए, और क्लैरिटी हो। और ये एक तारीफात में, उसके स्कोप में, और स्कोप जो है जैसे पलवा शाह ने बात की कि इसका स्ट्रक्चर क्या रखना चाहते हैं। आया ये एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन और कमेटी और ये जो 4-5 बुनियादी कंपोनेंट्स हैं इस कानून के, ये उन्हीं पे रेस्ट करेगा। अगर फर्ज करें उन्हीं पे रेस्ट करना है, तो उससे तो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर सारा जो है ना वो फारिग हो गया ना, एक पर्टिकुलर जो इनफॉर्मल लेबर है। चले उनके लिए अगर देखा जा सके कि मुख्तलिफ कवानीन में कितना कुछ स्कोप है, जो कि कुछ है, कुछ में है, और खासतौर पे सूबा सिंध में आपके खासे कवानीन है। तो अगर उस तक भी रखना है तो उसके सारे मामलात और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड देखी जाए। अब ऑम्बड्सपर्सन के कुछ इख्तियारात, या फर्ज करें इस वक्त जो हमारा जो मैंने लास्ट मीटिंग जो मेरी थी पॉलिसी रिफॉर्म पे एज चेयर ऑफ द लॉ विमेन कमीशन, जो है लॉ एंड पॉलिसी कमेटी, वो इसी कानून के हवाले से थी। एंड वी वर लकी टू हैव ऑल द ऑम्बड्सपर्सन्स एक्सेप्ट फॉर सिंध, और फेडरल नहीं आ सकी थी लेकिन उनका स्टाफ आया था, हु गेव वेरी एक्सटेंसिव इनपुट। ठीक है। कोयटा हालांकि नया ना शुरू हुआ था तो वो भी आई थी। उसमें कुछ बातें, बहुत सारे मुश्किलात सामने आ गए। उसमें आप एक तो यह है कि जो 2013 का ऑम्बड्सपर्सन का कानून है वो अभी तक वो सूबों को लगाया ही नहीं उस तरह से, यानी उन्होंने ये नहीं है कि किसी ने एक्सटेंशन देनी है, वो उसकी नोटिफिकेशन या इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। आप ऑम्बड्सपर्सन पंजाब में जाए, द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में स्पेल आउट, गलत। अब वो हमारा साल के साल कॉन्ट्रैक्ट इधर होता है, एक टेन्योर्स का, उनके इख्तियारात का, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज चाहिए,
उन चीजों का, ये जो बुनियादी जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, या ये कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, आया किसी अम्बर्स पर्सन के पास इख्तियार है कि किसी तंजीम ने कमेटी नहीं बनाई या नहीं कमेटी नहीं बनाई तो आप उस पर कोई एक्शन ले सके? अभी तो परसुएसिव एक्शन ही है ना, कि आप परसुएड कर रहे हैं, अवेयरनेस। तो पहले जितने अदालती फैसले जिनमें कोई इबहाम नहीं, कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स नहीं है, ठीक है, उनके मामलात क्लियर किए जाएं। फिर हमारे अम्बर्स पर्सन की बहुत दरखास्त थी कि ये हाई कोर्ट इंटरफेरेंस, अब देखिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक इंटरफेरेंस है 199 में, वो तो कोई कर्टेल नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप नीचे कानून सीधा कर लेंगे और अम्बर्स पर्सन और कमेटियों का सिस्टम सीधा कर लेंगे तो उसका स्कोप ऑटोमेटिकली वो फ्रिवलियस लिटिगेशन में तो जाएगा, लोग रिटे तो फिर भी डालेंगे, लेकिन वो कच्ची में ही फारग होती जाएंगी। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो हमें सिंध के कानून में हम ला सकते हैं। फिर जैसे बलूचिस्तान ने देखे थोड़ा सा इंप्रूव अपान किया हैरेसमेंट की डेफिनेशन में, मोड्स ऑफ हैरेसमेंट में, वो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह ले आए, जो बातें क्योंकि 2010 में अगर एग्जिस्ट नहीं करती थी तो इन तमाम को ले आए। और दोस्त आखिरी बात यही है कि जब तक एक आप इस चीज को नहीं तरवीज देंगे कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो रास्ता कानूनी ही बेहतर है, उसमें ही बेहतरी है, बजाय कि हम दो रवैये है ना, या तो है कि अगर किसी औरत के खिलाफ हुआ या तो बेचारी पिसती रहे कि वो कंप्लेंट ही ना कर सके, वजूहात बयान होगी, या उसके घर वाले ये कह देते हैं ये तो तुमने कमजोरी की, हमारी बेइज्जती करा दी, तो हम ठीक करते उसे। ये दोनों रवैये बहुत प्रिवेल करते हैं। तो ये हो कि जो कानून में है। और आखिरी बात वही, जैसे पलवाजा ने पेपर में लिखा कि वो जितने मामलात रेप अपॉलॉजिस्ट के, आई वुड ऐड द वर्ड, है ना, कि रेप को समझने के लिए वही सारे मामलात इधर हैं। अभी जो लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई जस्टिस मंसूर अली शाह की रेप के हवाले से, कि आप ये बातें नहीं करेंगे, उसका थोड़ा एक्सपेंशन करके हैरेसमेंट का जो कोड है उसको भी रिवाइज करें, कि कमेटी का जो फ्रेमवर्क ऑफ क्वेश्चनिंग भी हो। अम्बर्स पर्सन को इख्तियार है कि वो अपना तरीकाकार खुद वजह करे, उन पे सिर्फ वक्त का कुछ तयन या कुछ बातें हैं वो काफी नहीं है। पलवा शाह ने ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप होने की बात की है, तो कुछ कानून में उनके लिए बातें हैं। फिर एक शेयरिंग हो डेटाबेस के, जैसे जो जिनके सूबों में पहले से कानून चल रहा है और वफाक वाला, वो शेयरिंग करें कि उन्होंने अभी तक क्या इवॉल्व कर सके हैं मैकेनिज्म्स, जो जिसे हम आम लफ्ज में कह देते हैं गुड प्रैक्टिसेस, उनको इकट्ठा करके चाहे इनफॉर्मल रेफरेंस पॉइंट फॉर अम्बर्स पर्सन हो फॉर सीकिंग हेल्प वो हो। तो इस तरह की कुछ बातें करने से शायद थोड़ा सा आगे चल पड़े। सही। वक्त की कमी की वजह से हमें डिस्कशन यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, और दोस्त पे बहुत सारी बातें हो सकती मज़ीद। आई रियली एंजॉयड दिस डिस्कशन, इट वाज वेरी मीनिंगफुल। आई होप बाकी लोगों को भी उतना सीखने को मिले जितना मुझे मिला। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सोसाइटल प्रैक्टिसेस हों या कानून हो, उन पे सवाल उठाए जा सकते हैं और उठाए जाने चाहिए भी। और क्रिटिसाइजिंग द लॉ इज़ नॉट एन इलीगल एक्ट फॉर एनीबडी, और इवन क्रिटिसाइजिंग सोसाइटल वैल्यूज़। ये पहली एपिसोड है रिसर्च डायलॉग सीरीज की लीगल एड सोसाइटी की। Hopefully in the coming months we'll have more such episodes on the research work that we are doing. And yeah, so I hope you tune in and give us your feedback and comments. That's all from my end. Thank you, and thank you for listening.